नमस्कार प्रिय साथियों, मैं बीपीएस तिवारी आप सभी का क्रैक एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए शपथ और त्याग पत्र, जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद थे, उसको लेकर आया और बहुत यूनिक ढंग से मैंने उसमें कई आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सेकंड वीडियोस, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, एक वीडियो में सब कुछ समाप्त। आप लोगों ने उन सभी वीडियो पर ढेर सारा प्यार और अपना स्नेह दिया और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। आप लोगों ने कहा कि सर ऐसे ही और भी शानदार आप इवेंट लेकर आएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक, जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोगों को यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने कई मित्रों को शेयर करिए और कोशिश करिए कि गुरु को अपना कुछ दक्षिणा दो। तो दक्षिणा में आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो लोग, मेरा यह प्रयास है। तो सभी साथियों, जल्दी से ज़्यादा लिंक आप शेयर कर दीजिए। बाकी आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा कॉल नंबर है। आप बिना कुछ सोचे समझे आप इस पर कॉल घुमाएं। आपकी A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्रैकेडमी 1, आप डालेंगे तो आपको यह ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वहाँ पर आपको इन क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। तो बच्चों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कभी आप सारनाथ गए हैं? कमेंट करिएगा। बहुत ही अत्यंत रमणीय स्थल है, इतिहास से भरा हुआ स्थान है। आप जाएंगे, गौतम बुद्ध को अगर और करीब से जानना हो तो आप सारनाथ जरूर जाए बच्चों, आपको बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। बनारस के पास है, मैं गया हूं, काफी अत्यंत शानदार स्थान है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक चक्र, ये आप देख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और मूल स्तंभ में आपको बच्चों चार सिंह दिखाई देंगे, चार शेर दिखाई देंगे। एक, दो, तीन और एक पीछे है। ये जो शेर होता है बच्चों, यह साहस और निर्भय, निर्भीक होने का एक प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों, यही आपको अपने जीवन में लाना भी है, क्योंकि बच्चों साहसी व्यक्ति, निडर व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह सत्य के मार्ग पर चलता है। आप सत्य के मार्ग पर चलिए, आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह कोशिश आप भी करिए, हम भी करते हैं और एक सभ्य और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। पट्टी के मध्य में आपको यहाँ पर धर्म चक्र दिखाई देगा। ये जो पट्टी है, इसके मध्य धर्म चक्र है और इसमें कुल 24 तीलियां हैं। ये जो 24 तीलियां हैं, ये पूरे 24 घंटे का प्रतीक माना जाता है। एक दिन में 24 घंटा होता है, उसी का प्रतीक ये माना जाता है। ये जो ये अशोक स्तंभ है, इसको हमने कब स्वीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन हमने इसको स्वीकार किया था। अब बच्चे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा हमें जान से ज्यादा प्यारा है। हम इसके आन बान शान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कोई हमारे तिरंगे के साथ मजाक करता है, इमोशन के साथ खेलता है, तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कभी तिरंगा जमीन पे गिरा हुआ होता है, हम तुरंत उसको उठाकर सीने से लगा लेते हैं कि अरे ये पाप हो गया।
कैसे? ऐसे हो गया। कभी इसको हम उल्टे सीधे उल्टे तरीके से लगा देते हैं तो तुरंत हम एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं ये गलत तरीका है, इसको सही तरीके से लगाते हैं। तो इसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है तिरंगे के साथ। तो बच्चे इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसको बच्चे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये डेट याद कर लीजिएगा। इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वह बच्चे 3:2 है। कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का जो तिरंगे का अनुपात है 3:2 होता है। बच्चे फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग दिखाई देता है, एक आपका केसरिया, एक आपका सफेद, एक आपका हरा। केसरिया जो कि बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो कि शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है। तो ये आपको 3 पट्टी दिखाई दे रही है, जो ये 3 पट्टियां 3 कलर में है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र है। तो चौथा रंग भी आपको दिखाई दे रहा है जो कि सफेद पट्टी के मध्य आपको देखने को मिल रहा है, एक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं और यह नीले रंग की है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का जनगण मन जो कि बांग्ला भाषा में लिखे थे, और एक बांग्लादेश का आमार सोमार बांग्ला। ये 2 देशों का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बच्चे भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर मूलतः बांग्ला भाषा में जनगण मन को लिखे थे। और बच्चों यहां पर ये डेट आपको याद रखना जरूरी है, 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था, और यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित था। और इसी अधिवेशन में फर्स्ट टाइम आपके राष्ट्रगान को गाया जाता है। बच्चे राष्ट्रगान की जो गायन की अवधि है वह 52 सेकंड है, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको गाना हो तो 20 सेकंड शॉर्ट में है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको बताया ये नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बच्चे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम मातरम। तो बच्चे भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। तो 24 जनवरी 1950 ये डेट आपको राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत याद रखना है। इसकी रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, मूलतः संस्कृत भाषा में। किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप तस्वीर में देख सकते हैं बंकिम साहब को। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की और संस्कृत में। इसे जनगण मन के समतुल्य दर्जा प्राप्त है, मतलब कि जितना इमोशन राष्ट्रगान के प्रति होता है उतनी ही इमोशन आपको राष्ट्रगीत के साथ भी देखने को मिलता है, तो समतुल्य है। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में ही 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित था, वहीं पर फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग यहां पर संविधान सभा हटा दीजिए। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो आपको डेट याद रखना है, 22 मार्च 1957 को आपका राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश में शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना जो है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन। तो ये जो पहला महीना है वो चैत्र से स्टार्ट होता है हम लोगों के हिंदू धर्म के अनुसार। तो ये आप राष्ट्रीय पंचांग देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु सिंह, शेर। तो आप लोग राष्ट्रीय पशु को देखते हैं ना, तो यहां पर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है,
ठीक है, बाघ है, ये आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है भारत का बाघ है। ये भी एकदम निडर होता है, साहसी होता है, और यही हमको अपने जीवन में उतारना है। देश में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। देखो दोस्तों, बाघों की संख्या कई बार शिकार हो जाता है। कई ऐसे लोग शिकारी होते हैं जो कि इनको शिकार करके इनका क्या किया जाता है, बॉडी को बेच दिया जाता है ना। तो ये जो है इनकी संख्या ऐसे धीरे धीरे घटती गई। तो बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसके तहत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया ताकि इनकी जो घटती संख्या है उसको हम धीरे धीरे बढ़ा सके। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। बच्चे, मोर जब अपने पंख को फैलाता है, आहा, कितना मनोहर दृश्य होता है देखने में, कितना अच्छा फील होता है। मोर अपना पंख गिराता है तो बच्चे कितना आप लोग एक्साइटेड होते हैं। उस पंख को लेकर किताबों में रखा जाता है। इससे हम पहले ऐसे सोचा करते थे ना कि किताब में रख देंगे तो ज्ञान बढ़ता है ना। कृष्ण भगवान हमेशा अपने, देखिए, अपने सर पे मोर का पंख लगाकर चलते थे, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर मोर है। वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये समय था 1963 का जब इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है बच्चे, तो ये आप ध्यान रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को पूर्णतः रूप से संरक्षण प्राप्त है। आप अगर शिकार कर दिए, पकड़े गए, तो आपको सजा मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो इन सब चीजों से दूर रहना। राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं ना कि कमल, जो कि कीचड़ में उगता है, कीचड़ में, और राष्ट्रीय पुष्प के रूप में देखिए पूरे भारतवर्ष में ये अपना खूबी जो है सबके सामने प्रदर्शित करता है। कितना सुंदर पुष्प है कमल, है ना। तो बच्चे, यही आपको अपने अंदर विचार लाना है कि आपके आसपास कुछ भी माहौल हो, लेकिन आप स्वयं में अगर सिद्ध हैं, स्वयं में अगर आप तपस्वी हैं, तो आप कमल के रूप में निखर के सामने आएंगे। गुलाब को ही देखिए, हजारों कांटों से लड़कर हुआ है आबाद, इसी कारण कहते हैं उसे गुलाब। कांटों से लड़ता है, कांटों से लड़कर वह कितना सुंदर पुष्प का निर्माण करता है, गुलाब, है ना। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, फल पाने के लिए फूल को अपना त्याग करना पड़ता है, तभी जाकर फल आपके सामने निखर कर सामने आता है। तो बच्चे, यहां पर कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका वर्णन है। हरियाणा व कर्नाटक का यह राजकीय पुष्प है। हरियाणा और कर्नाटक का भी देखिए, तो हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल ही है। बच्चों, राष्ट्रीय फल, ओ माय गॉड, मौसम आ रहा है आम का, आम चूसिए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? तो भाई, आम कितना प्यारा, मधुर, मतलब कि मिष्ठान से, मीठा से भरा हुआ फल, है ना। कितना मजा आता है आम का जब मौसम आता है। बगीचे में जाओ और पत्थर से आम को तोड़ना, है ना, कितना मजेदार पल होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है, मतलब कि अकेले भारत का ही यह राष्ट्रीय फल नहीं है। भारत के साथ साथ यह किसका राष्ट्रीय फल है? यह बच्चे पाकिस्तान और फिलीपींस का भी है। राष्ट्रीय आपका वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष बच्चे आपका बरगद है। बरगद, देखिए बरगद कितना शानदार वृक्ष है, कितना छाया देता है, इसकी उम्र बहुत बड़ी होती है। और बच्चे, ये अपने जड़ को इतना मजबूत रखता है कि पुनः यह एक नए वृक्ष को जन्म देने की साहस रखता है ना। तो
राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह कौन है? बरगद है, आप याद रखिए। राष्ट्रीय नदी, तो बच्चे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जो आप गंगा नदी को देखते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो वो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, मतलब कि यह गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होता है, उद्गम होता है इसका। और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कि यह उद्गम हो गया गंगोत्री ग्लेशियर से और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर देता है। और बच्चे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्या नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यही जो गंगा नदी है, जब यह बांग्लादेश से निकलती है तो बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को पद्या नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट, गंगा डॉल्फिन सूसू को वर्ष 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। मतलब कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन, जिसको हम सूसू कहते हैं। तो यह जो है बच्चे वर्ष 2009 में इसको घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को इसी कारण दोस्तों डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। इस कारण इसको संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको शामिल भी किया गया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। तो बच्चे ये ध्यान रखना। बाकी 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो आपका राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। किसको? एशियाई हाथी को। अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी को हमने क्या किया घोषित? राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया। विश्व हाथी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को, प्रत्येक 12 अगस्त को हम इसी कारण विश्व आपके हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। और बच्चों ये अकेले भारत का ही राष्ट्रीय विरासत पशु नहीं है, केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी यह राजकीय पशु हाथी ही है। तो बच्चे ये एशियाई हाथी के संबंध में आप जानते रहें। सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है बच्चे? तो थाईलैंड में आपको सफेद हाथी देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करिए। राष्ट्रीय मुद्रा, तो दोस्तों भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, येन, यूरो और पौंड की तरीके नया प्रतीक मिला, अर्थात कि राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया को घोषित किया गया। रुपए का नया प्रतीक एक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है, इसको रुपए को। ठीक है, तो इन सब चीजों से मिलकर ये आपका रुपया बना है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मुद्रा। तो बच्चे आज के क्लास में मैंने आपको पूरे जितने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक थे जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सारी जानकारी आप लोग को दे दी है। आप लोग क्रैकेडमी 1 ये टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद ग्रुप है, आपके लिए काम देगा। बच्चों इस क्लास का पीडीएफ पाना है तो प्ले स्टोर से जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बच्चे आपका ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर को जरूर कॉल मिलाइए, आपके A to Z प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।